गुलाबों की तरह दिल अपना शबनम में भिगोते हैं, मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग होते हैं। बद्र साहब का ये शेर उन चंद खूबसूरत लोगों के लिए कहा गया है, यकीनन जो लोग सूरत और सीरत दोनों से ही बाकमाल शख्सियत होते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तेजिंदर गिल जी, जिन्हें प्यार से उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके शागिर्द तेजी कहकर पुकारते हैं, जो बेहद मोहब्बत से अपने चाहने वालों को मिलते हैं, अपने दोस्तों को, अपने शागिर्दों को बहुत ही प्यार से गले लगाते हैं, खूब हंसी मजाक करते हुए उनके साथ संगीत की शिक्षा का आदान प्रदान, सुनना सुनाना, गाना बजाना सब बहुत ही प्यार से करते हैं। और संगीत ही जिनका इश्क है और संगीत ही जिनका इबादत है। बाप मरे सिर नंगा होवे, वीर मरन कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्श। डॉक्टर तेजिंदर गिल जी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में युवा कल्याण विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, अभिनेता तो हैं ही हैं, साथ ही एक बाकमाल गायक हैं, लोक गायक हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर तेजिंदर गिल जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा दिल से चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो सर, आज हम आपसे ही जानना चाहेंगे आपके जीवन, आपके संघर्ष और आपकी सफलता तक पहुंचने के सारे इस लंबे सफ़र को, जो आपने एक गांव से शुरू किया था छांगली वाला से, और आज अब देश के जाने माने एक बहुत ही खूबसूरत शहर में और यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैं नानका परिवार में रहा हूँ। जब हम बहुत छोटे थे, एक गांव है गोविंदपुरा पापड़ा, तो छोटा सा गांव है, तो उसमें हम जॉइंट फैमिली में मेरे मासियाँ, मेरे नाना नानी, मेरे मामा जी सब एक साथ रहे हैं। तो वहाँ पे म्यूज़िक का माहौल था फैमिली में। मैंने देखा है कि दाद का फैमिली में भी और नान का फैमिली में भी म्यूज़िक चाहे वो छुपे हुए रूप में हो, लेकिन था। नान के परिवार में जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े थे वहाँ, जैसे तुम्बी पड़ी थी, एक बहुत पुरानी, पता नहीं कहाँ से मामा जी उठा के लाए किसी गुरुद्वारे से, बैंजो पड़ी थी, और उस पे अपने आप हाथ मारना शुरू कर दिया, और वो पता नहीं कैसे उसमें धुनें भी एक दो निकल आई। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। और हमारे घर में पढ़ने का बड़ा था, किताबों की अलमारियाँ भरी पड़ी थी, तो बड़ा अच्छा लिटरेचर तब पढ़ने को मिला। क्योंकि आज जैसे हमारे पास साधन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तब तो वो ज़माना नहीं था। तो हमारे पास एंटरटेनमेंट का वही एक साधन था कि किताबें। बिल्कुल सर। वो तब क्योंकि आजकल के बच्चों को आदत इसलिए नहीं है क्योंकि किताबों से आजकल दूर हो गए हैं बच्चे। किताबों से दूर हो गए हैं, क्योंकि पीडीएफ के रूप में आपको नेट पे मिल जाती है किताब। तो वहाँ से शुरू होता है। वहाँ तब कल्चर था कि गाँव में अखाड़े लगते थे शादियों में। अच्छा जी। और जैसे बड़े बड़े नाम हुए हैं, दीदार संधू, मोहम्मद सदीक, चमकीला, अमरजोत, इनके खाड़े मैंने देखे हैं। तो बड़ा सिंपल सा होता था, एक वो माइक के लिए डंडा भी नहीं होता था तब। अच्छा वो किसी डंडे को रस्सी के साथ बांध के वो दुगाना गाते थे। तब ये दौर था। तो फिर किसान यूनियन के नाटक होते थे, उसमें बड़े अग्रेसिव थे मेरे मामा जी, और उसमें रोल भी करते थे। तो मुझे याद है कि एक दिन वो आए घर पे कि मुझे यार, आपने मेरी मासियों को बोले, अपनी बहनों को, कि आप लोगों के कपड़े दो, मुझे कपड़े चाहिए। तो मैंने तब देखा जाके वो किस लिए मांग रहे हैं। मैंने सोचा कि ये कपड़े क्यों मांग रहे हैं, इनके कहाँ लेके जा रहे हैं। तो वो तब लड़कियां भी नहीं लड़कों का पार्ट करती थी, लड़के ही करते थे, और वो लड़कों ने पहने हुए थे, और मेरे मामा जी एक्टिंग कर रहे थे उसमें। किसान यूनियन के जब दौर था ये, उनके अग्रेसिव नाटक होते थे, और किसानों के हकों की बात होती थी, किसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसान के हक क्या हैं। तो तब पहली बार पता चला कि थिएटर क्या होता है। थिएटर वर्ड नहीं था तब, थिएटर वर्ड तो बहुत बाद में आया। ये तो यूनिवर्सिटियों में जाके पता चला कि थिएटर भी कोई शय है। तब तो हम ड्रामा कहते थे इसको, ड्रामा, गांव में ड्रामा ही बोलते थे। तो थिएटर का, म्यूज़िक का
वहाँ से शुरू हुआ है सफ़र। तो जो आपकी जो कॉमरेड सोच थी वो भी कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो यहीं से ही आपके अंदर हाँ जी। आई, कि जैसे कि आपने बताया कि किसान यूनियन के जो उग्र उस समय जो ड्रामे उस समय हुए, कहीं ना कहीं जो आज अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसका मतलब कुछ समय पहले भी इसी तरह की कोई हाँ, बातचीत थी। ये होता रहता था क्योंकि लेफ्टिस्ट हम रहे हैं शुरू से ही। तो अकेले किसान की नहीं, सब लोग जो मज़दूर भी हैं, किसान भी हैं, जो अपना कमाते खाते हैं, जो हमारे देश में जो 80% लोग हैं गांव में रहते हैं, सबके हकों की बात होती थी। और बड़ा अच्छा लगता था कि यार हम, इतनी समझ तो नहीं थी लेकिन अच्छा लगता था कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब किसी के हकों के लिए खड़ रहे हैं, किसी के हकों के लिए बोल रहे हैं, किसी के हकों के लिए गा रहे हैं, किसी के हकों के लिए हम नाटक कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा लगता था। तो इस चीज़ का एक और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि जितने भी आप लेफ्टिस्ट देखोगे ना पंजाब में, उनके घर किताबें बहुत होंगी और ख़ासकर रशियन किताबें बहुत मिलेंगी आपको। तो वो एक जादुई करिश्मा था तब, मतलब किताबें वो जैसे हाँ माँ नावल हो गया, या फिर मेरा दागिस्तान, रसूल हमजा तो, लियो टॉल्स्टॉय और बड़े सारे, चेखोव, इनकी कहानियाँ, इनके नावल ऐसे लगते थे जैसे हम साथ साथ जा रहे हैं इनके। इतना प्रतिबिंब उनमें जो होते थे वो कमाल के होते थे। चेखव की कहानियाँ तो आपको वैसे ही ऐसा लगता है कि आज भी वो उतनी ही उपयुक्त हैं, उतनी ही समयकुल हैं जैसे कि उस समय की लिखी गई थी। उनके अनुवाद जब हम पढ़ते हैं तो दिल को छू जाते हैं। मतलब उनके ऊपर नाटक, मन करता है कि इनके ऊपर नाटक तैयार किया जाए उस समय। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि आपने बताया कि संगीत का घर में आपने पहले बजाना शुरू किया, तो सबसे पहले आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया था? वो बैंजो थी। बैंजो। हाँ, वो जो पुराने वाली बैंजो मामा जी कहीं से लाए थे, वो आजकल नहीं दिखेगी। आज उसके बाद मैंने वो अब तो टूट गई वो। अच्छा। उसके बाद में उस जैसी बैंजो मैंने नहीं देखी। उसमें आजकल 1-2 तारें होती हैं ना, उसमें काफ़ी सारी तारें थी। अच्छा। जैसे 8-10 तारें होती हैं, और जो उसके कीपैड है ये इतने मोटे होते थे, इतने और बहुत बड़ी थी। तो वो आपने बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी उसकी, खुद ही आपने जब उसको बजाया तो अपने आप धुनें निकली। हाँ। इसका मतलब कि बॉर्न है आपके अंदर जो ये संगीत की प्रतिभा है, जुनून है जो आपके अंदर इनबिल्ट रहा है। मतलब जी रूप जो भगवान ने आपको भेजा है, इसीलिए भेजा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो होता है। देखो, अंदर छुपी हुई बातें बहुत होती हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मेरे दादाजी, हम बहुत छोटे थे तो दादाजी, मैं अलगोजे बजाने की कोशिश कर रहा था। वो उसमें क्या होता है कि सांस को पलटाना होता है। अच्छा। उसकी खास तरह की प्रैक्टिस होती है। बाद में हालांकि मेरे गुरु ने मेरे को रोक दिया कि तेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको रहने दें। अच्छा। धुनें मैं निकाल लेता हूँ लेकिन सांस नहीं भी पलटता है। तो वो मैं बजाने की कोशिश कर रहा, तो दादाजी कहते इधर ला, मेरे पास आ। तो उन्होंने मुंह में डाले अलगोजे और धुन नहीं निकाल सके वो, लेकिन उनका सांस पड़ता था। मतलब वो कहीं ना कहीं, मैं तो बड़ा हैरान हुआ। वो आर्मी में थे, फौजी आदमी थे। मैं कहा क्या बात है यार, ये मतलब क्योंकि देखिए हमारे अंदर म्यूज़िक, हमारे अंदर है जी, ताल हमारे अंदर है, लय हमारे अंदर है। जब इस सृष्टि में लय है, सूरज, चांद, सितारे सब अपनी लय में चलते हैं, है ना। और जब इसकी लय बिगाड़ते हैं हम, क्योंकि हम कोशिश जब भी खिलवाड़ करते हैं तो वो अपना, फिर वो जब भी उसको लय को चोट हम पहुंचाते हैं तो वो कुछ ना कुछ होता है। फिर सुनामी जैसा आपने देखा होगा, वो यही है। वो जब उसकी लय को छोड़ने की कोशिश की जाती है, छेड़ने की कोशिश की जाती है। और जैसे वैसा ही आदमी के अंदर भी जो दिल धड़कता है वो भी रिदम में है, वो भी एक लय में है। बिल्कुल सही फरमाया। अगर उसकी लय बिगड़ जाए तो सोच सकते हैं क्या होता है। तभी वो जो भीतर का नाद होता है उसको अनहद नाद का नाम दिया गया है कि मेडिटेशन के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नाद की ही है। बिल्कुल, वो एक ऐसा नाद है जो लगातार गूंज रहा है। चक्कर क्या है कि हमने परत दर पता नहीं कितना कूड़ा करकट चढ़ा लिया है, तो वो दब गया है। हाँ, तो ये जो मेडिटेशन लोग करते हैं, या ओशो की हम पद्धति की बात करें, तो ये उन परतों को
धीरे धीरे करके तोड़ते हैं ताकि अंदर का नाद सुनना शुरू हो सुनाई जाए। देना शुरू हो। जी। तो आपके लिए तो मेरे ख्याल से अलग से मेडिटेशन करने के लिए आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि आपके तो साज, आपका संगीत, आपकी आवाज़, आपके गायन, ये आपको एक मेडिटेशन ही है आपके ये लिए। मेडिटेशन ही है। देखिए, जब आप रियाज करते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप ध्यान लगाते हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि मैं अगर मैं ओम लगा रहा हूँ, अगर तो मैं ध्यान से कर रहा हूँ, फिर इसका फ़ायदा है। क्योंकि वैसे भी कर सकता हूँ, ध्यान मेरा कहीं और हो तो सा तो वैसे भी लगेगा, लग तो स्वर तो लग रहा है, लेकिन उसको अगर ध्यान से लगाने की कोशिश करेंगे, फिर वो मेडिटेशन भी बन गया, फिर वो रियाज भी बन गया, फिर वो योगा भी बन गया। हाँ। पूछते हैं उनसे कि उन्होंने सबसे पहला गाना कौन सा गाया था? गाना ऐसे प्रॉपर तो नहीं अभी मेरे को होगा कि क्या गाना होगा। शायद कुलदीप मान का होगा, माँ होंदी है माँ हो दुनिया वाले। मुझे लगता है कि यही होगा। तो गाने की शुरुआत थी हमारी एक, क्योंकि हम लोग शुरू से ही थोड़ा लेफ्ट में थे और हमने एक लोक संगीत मंडली छाजली बनाई थी जी। तो जो प्योर फोक इंस्ट्रूमेंट को लेके, टड को लेके, सारंगी को लेके, तुम्बा को लेके, तुम्बी को लेके हम लोग सब जगह घूमे, सब जगह गाया। हमने पाश को गाया, हमने संतराम उदासी को गाया, हमने जयमल पड्डा को गाया। बहुत जो अच्छा लिखने वाले, लोगों के लिए लिखने वाले लोग थे, वो हमने काफ़ी गाया। उसके बाद फिर मुझे लगता है मेरी +1-2 के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, ये तेरे में कुछ है गाने का। तो टीचर्स ने भी थोड़ा, वो प्रोग्राम होते रहते थे ना स्कूल में, वो भी कहते थे यार ठीक है, क्योंकि मैं नाटक भी करता था। हमने 1-2-4 प्ले भी किए तब। ते देवपुर शारगे, एक भगत सिंह पे था, इनकलाब जिंदाबाद। और वहाँ से फिर सबब ये बना म्यूज़िक का कि मैं रणवीर कॉलेज जो है संगरूर, वहाँ पे मैंने BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। ये 93 की बात है। तो तब वहाँ म्यूज़िक वोकल नहीं था, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल था, सितार। तो वहाँ पे एक सबब बन गया कि जो हमारे प्रिंसिपल थे, उनकी बेटी भी थी, उन्होंने एक टीम बनाई कि पता नहीं हम लोग कैसे उस टीम में पहुँच गए। हम 6-7 लोग गए, मेरे एरिया के थे दूसरे लोग भी। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करके, बड़ा अपने घर पे रख के हमें और वो करवाया, तैयारी करवाई बड़े उस्तादों को बुलाकर। वो पहली बार ये लगा कि अच्छा, ये तो ये इंस्ट्रूमेंट जो बज रहा है, ये पहली बार देखा कि तानपुरा, जो लाइव तानपुरा है, वो कैसा होता है, क्यों बजता है ये पीछे। और तब हमें शमशाद अली साहब हैं, बड़े उस्ताद लोग हैं, म्यूज़िक के प्रोफेसर भी हैं और सिंगर भी हैं, बड़े गुणी आदमी हैं। तो वो हमें एक शब्द तैयार करवाने के लिए आए। अच्छा। तो शब्द जब तैयार किया तो वो फिर जोनल में, इंटर जोनल में फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला हमें पहली बार। तो तब हम देसी बच्चे थे गाँव, जैसे ना रोज़ डेली अप डाउन करना ट्रेन से। तो ये एक देखिए सबब बनता है लाइफ में, बिल्कुल, को आपको इशारा मिलता है कहीं ना कहीं से। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक चीज़ पे मैं 2 घंटे का लेक्चर सुनूं, मेरे पे असर नहीं होगा। पता नहीं कब कहाँ से कौन इशारा करता है, कौन सा इशारा आपको लग जाए, है ना। तो वो फिर बाद में फिर डॉक्टर गुरनाम सिंह जो डीन रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, जो गुरमत, जिन्होंने वो चेयर की स्थापना की, और गुरमत सिंह खुद बजाने लग गया और वो तर्ज मैंने अपने आप ही निकाल ली। अच्छा। जो शब्द हमें करवाया था, तो वो उनका एक इशारा था मेरी तरफ कि बेटा यार क्या करोगे, हिस्ट्री की एमए कर लोगे, पंजाबी की एमए कर लोगे, हिंदी की कर लोगे, इंग्लिश की कर लोगे, लेकिन तो मेरे अभी तक वर्डिंग याद है कि तुम्हारे में म्यूज़िक के कीटाणु हैं, तो म्यूज़िक में करो। बिल्कुल। तो तब तो यहाँ से सही मार्गदर्शन मिला कि इस सफ़र में बिल्कुल आपने फिर जो MA म्यूज़िक और PhD इन म्यूज़िक किया, वो धीरे धीरे यहीं से आपको हुआ कि हाँ, मुझे इसी में जाना है। इसी में जाना है।
तब एक लाइन सी बन गई। जी। पहले तो ये था ना कि गांव से आ रहे हैं, बस ये है कि कॉलेज में पढ़ रहे हाँ हैं, जी, आगे क्या करेंगे क्या नहीं जी। करेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन वहाँ से मैंने पेपर छोड़ दिए क्योंकि वहाँ म्यूज़िक नहीं था। तो फर्स्ट ईयर में मैंने मोदी कॉलेज में एडमिशन लिया 94 में। तो 95 96 में मैंने फिर महिंद्रा कॉलेज पटियाला में म्यूज़िक लिया। जी। तो म्यूज़िक के साथ करते करते फिर अब जब जिस बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है तो फिर वो यूथ फेस्टिवल्स ये वो सारा तामा झामा टैलेंट होना चाहिए। हाँ। तो फिर आपको जरूर तो वो आपको करवाते हैं फिर वो, अगर आपको तो आप में थोड़ा सा भी है, कितने सारे इवेंट हैं, है ना, 60-70 इवेंट हैं। होते ही तो उसमें नाटक था, थिएटर था, इंस्ट्रूमेंटल था, फोक था। तो फिर बाद में फिर पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, वहाँ वही आदमी जो डॉक्टर गुरनाम सिंह थे, अच्छा, वही हमारे चेयरपर्सन थे तब। तो बहुत खुश हुए होंगे वो आपको देख के कि आज आप। और उन्होंने पहचाना मुझे, कहते तू वही है जी। जो 2-3 साल पहले मैं आया था। तो ये एक सफ़र में चलते चलते कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलती है ये कोई नहीं कह सकता। तो उस समय तो सर कि अगर देखा जाए संगीत का इतना ज़्यादा माहौल हम अपने घरों में या जब हम प्रोफेशन के तौर पे इसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं कि हम इसे प्रोफेशनली अपनाएं, संगीत के क्षेत्र में आगे जाएं, तो कई तरह के ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, जैसे कि या अपने मन में भी द्वंद्व होता है कि हम इसे करियर के तौर पे लें या कैसे लें, कि हमें सफलता मिलेगी, किस हद तक मिलेगी। कोई ऐसी सोच भी थी उस दौरान आपके मन में कि मैं संगीत में कर तो रहा हूँ कि कितना मैं सफल हो पाऊँगा? देखिए, एक तो सफलता का जो पैमाना है ना वो मेरा अलग है जी। वो मेरे हिसाब से कुछ स्टार बनना या कुछ बड़ा बनना वो सफल होना नहीं है। सफल होना देखिए क्या है, मेरी निगाह में, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, मैं सफल हूँ। मैं अपने गांव संगरूर डिस्ट्रिक्ट के गांव से उठा, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ, है ना, माँ बाप का वो भी नहीं था जी, इतनी दूर सर से पे, इतनी दूर से कहाँ कहीं बहन कहाँ रही है, भाई कहाँ रह रहा है। तो ऐसे अगड़ पिछड़ हम होते हुए कहाँ तक पहुँच गए। तो ये सफलता ही है, और क्या बोलेंगे ये इसको। सफलता है सर कि एक छोटे से गांव छांगलीवाला से आज निकल के आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी में, यहाँ बैठे हैं, चंडीगढ़ जैसे शहर में हैं। और एक ये आज आपकी जो पहचान है, जो आपको लोग जानते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो वो संगीत की बदौलत है। तो नेचुरली आपकी सफलता ही है। ये सफलता हर एक की सफल, मैं हर आदमी को सफल मानता हूँ। देखिए, मेरे डिपार्टमेंट में एक बाई जी, वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, सिक्योरिटी गार्ड जी। ठीक है। तो उस बंदे ने मेरे देखते देखते, अपने गांव का है और सिक्योरिटी गार्ड भी पक्का नहीं जी। वो जो डेली बेस पे होते हैं ना बंदे, तो उसने अपने बच्चे को गांव में रहते हुए अपना पेट काट के पता नहीं कैसे उसने उसको पढ़ाया। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है बंदा आज, और इतना इंटेलिजेंट लड़का है, सफल है वो बंदा। बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से वो बंदा सफल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं उस डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, मैं उतनी दूर से चल के यहाँ पे आ गया, मैं सफल हूँ। आप भी सफल है जी। हर बंदे की सफलता की कहानी अलग है, रास्ता अलग है, उसका सफर कहाँ से शुरू होता है, हाँ, क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि ये मंजिल ही है सफलता। आप देखिए, कई लोग मेरे तो देखो सब दोस्त हैं, कुछ स्टार भी हैं, है ना। अब कहाँ थे वो, यहाँ पे थे जब उनका क्लाइमैक्स था। आज जो मेरे वाली हमारे लिए वो स्टार थे, अगली पीढ़ी पे वो यहाँ आ गए। अब हम नाम भी ले लें उनका, तो वो बोलते हैं कौन है भाई जी। तो ये थोड़ा है कि वो सफल था अब असफल हो गया, ये नहीं है। वो सफल था, उसकी रिटायरमेंट हो गई, तो वो ग्राफ जो है शीश को उन्होंने एंजॉय कर लिया और वो नीचे आ गया। अब भी सफल है, अब वो किसान है। हाँ जी सर, जिस तरह कि हर क्षेत्र का एक अपना संगीत है और उसका अपना काव्य है, चाहे वो हरियाणा की बात करें या गुजरात की बात करते हैं या महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो वहाँ की अपने सूफ़ी काव्य भी रहे हैं और उनका अपना संगीत अलग तरीके से रहा है। तो अगर हम आज आप हमारे साथ पंजाब से हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो हमें पंजाब के सूफ़ी काव्य, वहाँ के फोक संगीत के बारे में कुछ बताएं कि वो कैसा है और कैसे वो गायन में उनको आप लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से। देखिए, हमारे पंजाब में अगर मैं 60-70 साल पहले की बात करूं, जितना मैं जानता हूं कि
एक पूरा सफ़र है। मतलब ये अखाड़ा परंपरा से आप इसको शुरू कर सकते हैं, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं स्टूडियो में, स्टूडियो तक, जो स्टूडियो में म्यूज़िक बन रहा है। तो ये अपने आप में एक पूरा सफ़र है, इस पे पूरा थीसिस लिखा जा सकता है। जैसे पहले क्या होता था कि साउंड सिस्टम नहीं था, लाइट नहीं थी, वातावरण बहुत साफ था, शुद्धता थी, है ना। अब तो शोर शराबा बढ़ गया है चारों, गाड़ियाँ नहीं थी, मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं थे, इवन साइकिल भी नहीं थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो जब मेरे दादाजी जवान थे, ये तब की बात है। तो अखाड़ा परंपरा से शुरू होती है ये बात कि गोल चक्कर, आज भी थिएटर भी करते हैं लोग ऐसे कई जगह, कि गोल चक्कर में लोग बैठते थे, 4 लोग या 2 लोग मशाल बालते थे, उसको हाथ में पकड़ते थे, और जो गवैये थे, वो ढाडी थे, कविशर थे, वो खुला गायन गाते थे जी, विदाउट माइक, बिना किसी उसके। जो कविश्री है वो बिना इंस्ट्रूमेंट के गाई जा सकती है। कविश्री, हाँ, काव्य को श्रेय करना, मतलब कविता को गाना लेकिन विदाउट इंस्ट्रूमेंट, या फिर कविश्री। जो ढाडी थे वो ढाड और सरंगी के साथ गाते थे। जैसे अमर सिंह शौकी थे, पाल सिंह पंछी थे, दलीप सिंह सबरामा थे, और बहुत लोग थे पुराने लोग, करनैल सिंह पारस बड़े अच्छे हमारे कविश्री हुए हैं। तो वो लोग अखाड़ा परंपरा में गाते थे। मेरे दादाजी जब मैं छोटा था तो मेरे को बताते भी होते थे कि बेटा देखो कितना फ़र्क आ गया ज़माने में। वो उस समय मुझे बोलते थे कि आज से मतलब 25-30 साल पहले कि कितना फ़र्क आ गया ज़माने में। जब एक गांव में अखाड़ा लगता था तो दूसरे गांव के लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, वो अपने उस पे छतों पे चढ़ के सुन लेते थे। अच्छा जी, हाँ, विदाउट माइक। तो ये आप सोच सकते हैं कि तब इसका मतलब कितना वातावरण जो शांत होगा। और आज आप ये दीवार के साथ वाली बात नहीं सुन सकते, है ना। तो ये अखाड़ा परंपरा से चलता चलता फिर हमारे ढाडी हुए, कविश्र हुए, हमारे गुरुओं के किस्से हो गए, हमारे जो किस्सा काव चला, फिर किस्सा काव, बहुत सारे चिट्ठे पढ़ते थे लोग गांव में। ये मेरे देखने की बात नहीं है, ये मेरे देखने से पहले की बात है कि जब कोई भी साधन नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, तो तब लोग चिट्ठे पढ़ते थे जी। वो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे होते थे। और पुराने स्कूल भी नहीं होते थे तब, वो स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे, वो डेरों में पढ़ते थे। अच्छा, तब गुरुमुखी जो पढ़ाई है वो डेरों में, डेरों आज भी है, आज भी है डेरों। तो उनमें जो पढ़ते थे लोग गुरमत, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं अभी, बात किस पे चल रही है? इस तरीके से पहले स्कूल नहीं थे और ओपन माइक जैसे आप कहते हैं, विदाउट माइक लोग, इसका सफ़र जी। तो फिर धीरे धीरे चल के फिर ये स्टूडियो में आया। आज वाला स्टूडियो नहीं, आज वाला स्टूडियो तो इक्विपमेंट से भरा पड़ा है, ये तो बहुत मॉडर्न टेक्निक है। तब 1 ट्रैक आया, 2 ट्रैक आया, 3 ट्रैक, 4 ट्रैक आया पहले, कि जैसे हम बैठे हैं यहाँ तो एक बंदे ने माइक यहाँ पकड़ा हुआ है स्टूडियो में, तो ढोल वाला बैठा है, तबले वाला बैठा है, हारमोनियम वाला बैठा है, कैसियो वाला बैठा है, गाने वाला बैठा है, उनको बैलेंस करके एक बार में रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा। जो आप देख रहे हैं ना कि पुराने गानों में रस क्यों था, पुराने गाने इतने दिल को छूने वाले क्यों हैं, उनमें इतनी मेलोडी कैसे है, वो इसलिए है कि हजारों तो उनकी रिहर्सल हो जाती थी। आप देखिए ना, ढोल वाले ने एक तोड़ा गलत कर दिया, कहानी खत्म, फिर से शुरू करो। तबले वाले ने गलत कर दिया, हारमोनियम पे गलत हाथ टिक गया, तो वो ऐसा करते 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 वो गाना इतना पक जाता था, इतना वो अंदर उतर जाता था, उसके बाद वो रिकॉर्ड होता था। तो जैसे अभी तो ये आ गया ना कि अभी क्या हो रहा है कि अभी पहले घरानेदार लोग गाते थे, है ना। जैसे डूम मिरासियों का काम था, ये जो बाबा नानक के साथ भी रहे मर्दाना जी रबाब बजाते थे, है ना। तो ये खानदानी, ये लोग खानदानी, तो ये काम तो इनका ही है जी। ये खानदानी काम है इनका। तो
तभी जैसे कह रहे थे कि अक्सर माँ बाप कोई गाने बजाने का शौक रखता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा तुम मरासी बनना है, मरासी बनना है, जैसे इस तरह की बात बोलते थे। तो मतलब क्योंकि उनका ये काम था, उनका ये हालांकि प्रोफेशन मरासी था। होना अपने आप में एक मान वाली बात आज है, बिल्कुल एक मान वाली ये बात बड़ा है, पवित्र हाँ जी, शब्द है बिल्कुल मिरासी, पवित्र मिरासी शब्द है, हाँ जिसको जी, बोलते हैं ना हम। जी, क्योंकि आज का टेलीविज़न, आज की फिल्म, आज हाँ का जी। कंप्यूटर, आज का लैपटॉप, ये लोग थे तब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों के शादियों हाँ में जी। एंटरटेनमेंट करना, किस्से पढ़ने, या फिर मज़ाहिया जो इनकी फितरत है वो होनी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये लोग तो हाँ जी। बाबे नानक के साथ जुड़ गए, तो फिर ये तो तर गए ना। ये तो आज भी आपको बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं। हमने हाँ। जिन लोगों को भी सुना है, और जो कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो कंपटीशंस जीते हैं, हाँ। इसी फील्ड से वो लोग आए हैं जिन्होंने बिल्कुल। कंपटीशंस जीते हैं। तो और आज पंजाब में आपको ऐसे घर मिल जाएंगे मिरासियों के, यहाँ पे जो जट लोग हैं, पंजाब के जाट लोग हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, अच्छा, उनके पैर छूते हैं जी, इतना इनको पवित्र और इनका इनके लिए इतनी जगह है दिल में। जी। सो ये तो हुई बात की अखाड़ा परंपरा थी, किस तरीके से पहले लोगों ने गायन शुरू किया, कैसे गाते थे वो लोग। और तो अब आप हमें बताएं कि पंजाब का जो सूफ़ी गायन है, सूफ़ी काव्य है और लोक गायन है, इन दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से गाया जाता है? जी देखिए, सूफ़ी म्यूज़िक की एक अलग से ट्रेडिशन रही है। हमारे बहुत बड़े बड़े उस्ताद लोग हुए हैं सूफ़ी परंपरा में। बुल्ले शाह है, शाह हुसैन है, सुल्तान बाहू है, बाबा फरीद हैं, कबीर जी हैं, जो जिन्होंने ना वो बड़े बगावती सुर में लिखा उन्होंने, बहुत बगावती सुर में, मतलब इतना बगावती कि जैसे सरमद थे, जैसे ईसा को सूली पे चढ़ा दिया, जैसे सिस्टम के खिलाफ बोलने वालों को सूली मिली है, जहर के प्याले दिए गए हैं। तो बुल्ले शाह जी के बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि ये कैसे हो सकता है यार पंजाब की परंपरा में कि बुल्ले शाह कैसे बच गए। इतना सख्त और इतना बगावती सुर में बोलने वाला कोई बच ही नहीं है यहाँ, सबको सूली दे दी है, सबको जहर का प्याला दिया है। तो वो मुझे बात ठीक लगी कि तब सर्कमस्टांसेस जो थे ना, जो भूगोलिक स्थितियाँ थी हमारी, मुग़लों का वो सबसे लास्ट वाला पीरियड था कि मुग़ल तब अपनी बची कुची जान बचा के भाग रहे थे यहाँ से, उनको अफरा तफरी अपनी पड़ी हुई थी जी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि बुल्ले शाह मतलब इतना सख्त लहजे में कुछ नहीं कर पाए वो बुल्ले शाह का। तो वो अपनी मस्ती में रहे बंदे जी। तो ऐसे जैसे कवाली की परंपरा रही है हमारे, है ना, मलेरकोटला में बड़े सारे आपको ट्रेडिशनल कवाल मिल जाएंगे। चढ़ता पंजाब है, लहंदा पंजाब जिन्हों से पाकिस्तान वाला पंजाब है, उत्थे बड़े सूफी सिंगर हुए ने, बहुत कवाल हुए ने, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ भी अपनी परंपरा अगे तोड़ रहे हैं। सो एक ये अलग सैगमेंट है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ एक स्पैशल एपीसोड भी बना सकते हैं, आप अलग तौर पर गल कर सकते हैं। दूसरा है फोक। देखो फोक पढ़ते भी हैं किताबों, डेफिनेशनस भी पढ़ते हैं कि की है, पर डेफिनेशन उन्होंने छोड़ो, तुसीं ये तो बना के लिखिया हुई चीज़ां ने, हालांकि ठीक ने। पर देखो मैं जो छोटा होंदा सी, जो मेरे नाना जी सुहागा फेरदे होंदे ज़मीन ते, है ना, जां फिर उधरों कोई नाल वाले खेत वाला ट्रैक्टर नहीं होंदे सी, ज़्यादा बलदां नाल काम होंदा सीगा, तो तब वो लोग ना आप मुहारे गाते थे। वो आप मुहारे गाते थे। वो लाइन कहाँ से आती थी? वो पुराने पढ़े हुए चिट्ठे से आ गई, कोई पुरानी सुनी हुई बात से आ गई, या अपने आप कोई तुकबंदी जोड़ ली जी, है ना। आपको मैं अभी टप्पे सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ टप्पे क्या हैं हमारे। टप्पे ये हैं कि एक टप्पा है, पानी छन्ने विचों कां पीता, तेरे विचों रब दिसिया तैनूं सजदा मैं तां कीता। देखो कितनी खूबसूरत गल है, पर तुसीं हैरान होवोगे कि जिहड़ी पहली लाइन है ਉਹਦਾ दूसरी नाल कोई संबंध ही नहीं है। वो सिर्फ एक मीटर पूरा करन लई है। पानी छन्ने विचों कां पीता, तेरे विचों रब दिसिया तैनूं सजदा तां कीता। पहली लाइन दा दूजी लाइन नाल संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हाँ जी, इस तरह जुड़दियां सी उदों गल्लां। आप मुहारे लोक मनां चों जिहड़ी समूहिक लुकाई चों जिहड़ी चीज़ निकलदी सी, वो असल च फोक है जी, बन्नी हुई चीज़ फोक नहीं है। मान लो हीर है, हाँ जी, तो वारिस शाह की हीर हमारा फोक है। आप हीर का अगर ये 2-4 लाइनें जो मशहूर हैं इनको छोड़ के अगर पूरी किताब को आप पढ़ेंगे तो वो इंसाइक्लोपीडिया पंजाबी का, उसमें मतलब शादी ब्याहों में क्या होता था, रोग कौन से होते थे, किस रोग की कौन सी दवाई होती थी, वैद्य क्या करते थे, वो पूरा इंसाइक्लोपीडिया है।
मतलब इतना ज़बरदस्त। तो ये सारे हमारे महाग्रंथ रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया रहे हैं, और बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने किस्से लिखे जी। एक किस्सा परंपरा भी रही है हमारे में, किस्सा गाने वाले लोग, किस्साकार, किस्सा गायन करने वाले लोग, जी, बहुत सारे किस्से गाए हैं। सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, रोडा जलाली, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हमने तो चलो नाम सुने हैं, नई पीढ़ी को नाम भी नहीं पता कि रोडा जलाली कौन था। जी, बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारी लव स्टोरीज ऑफ पंजाब रही हैं हमारी, जो जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल लव स्टोरीज ऑफ पंजाब। मिर्ज़ा साहिबा हो गया, ये तो काफ़ी मशहूर है। खैर हीर रांझा, हीर मिर्ज़ा रांझा हो साहिबा, गया। ये तो फेमस है, लेकिन फेमस अभी है। आपने और भी बहुत सारे हैं जो शीही फरहाद का नाम हाँ लोग जी, कम ये भी सुनते बड़ी हैं। famous रोडा जलाली हैं, को तो जी, हमारा पंजाब से संबंधित है। तो बल्कि अभी आपने जो हीर के बारे में बात की कि वो एनसाइक्लोपीडिया है पूरा पंजाब का, कि उसके बारे में आपको हर चीज़ मिलेगी। शायद ये बात लोगों को आज पहली बार ही पता चलेगी, और वो कोशिश करेंगे, वो जानना चाहेंगे, वो पढ़ना चाहेंगे ज़रूर हीर को आपके माध्यम से। चलिए, हीर की बात हो गया, फिर मैं आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ। यहाँ से हीर शुरू होती है जी सर, कि स्वागत। अवल हमद खुदा दा विरद कीजै, इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ। देखो कवि कैसा प्यारा कवि होगा जो बैठ के लिख रहा है कि अवल हमद खुदा दा विरद कीजै, कि सब तो पहला ओदी उस्तत, ओदी आराधना, जिसने हमें पैदा किया है, जो हमसे करवा रहा है ना। इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ। तो इश्क जो है वो हमारी परंपरा की जड़ है। हाँ जी। इस जग की जड़ में है इश्क। वो देखिए, हमारे सूफी कितना अच्छा मानते हैं, कि मैं मानता हूँ कि जो सूफीज़्म, एक बात में मैं बोल सकता हूँ, एक लाइन में ये बात बोल सकता हूँ कि सूफीज़्म क्या है, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र है, बस इतना। बिल्कुल सही बात आपने कही। और तो चलो मैं आपको हीर के चंद बोल सुनाता हूँ। अवल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ। पहला आप ही रब ने इश्क कीता, ते माशूक है नबी रसूल में। इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, हो इश्क पीर फकीर दा मर्तबा, इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूरिया, ओ खिलत ना बेबाग कलू बंदर। जिन्ना कीता इश्क कबूल में। जैसे हीर वारिस शाह यहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले खुदा का नाम लेते हैं। तो ये हीर जो है, इसका पाठ किया जाता था पहले, अभी भी करते हैं लोग। अभी जो लहंदा पंजाब है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, वहाँ ऐसे जैसे वो जिस पे हम ग्रंथ रखते हैं, वो लकड़ की होती है ना एक चीज़, तो उस पे हीर को रखा जाता है, और उसमें मतलब लोग आते हैं, अपना पोर्शन पढ़ते हैं तरन्नम में,
जी गा के। अच्छा जी। और वो खत्म होता है जी तो दूसरा आदमी आता है, वो वहीं से शुरू करता है। ऐसे अच्छा पाठ करते हैं लोग इसमें, मतलब इसको पवित्र भी माना गया है, इश्क हकीकी है ना। हाँ जी हाँ जी। जी तो सर जो ये टप्पे हैं या छल्ले हैं, ये भी हमें सुनाइए ज़रूर, जो ये पंजाब की फोक सिंगिंग में जी, है। जी, 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 इसके बारे में बताते भी रहिए थोड़ा सा कि। हाँ, टप्पों को मैंने पहले बोला था कि जैसे एक दूसरी लाइन के साथ कुछ संबंध नहीं है, लेकिन जी कितना रस है इसमें, ये कैसे बने बहुत, होंगे। बिल्कुल। ये वही है जो सुहागे पे आदमी खड़ा गा रहा है ना, तो हाँ दूसरा उसके साथ कुछ जोड़ रहा है, जी। वो तुकबंदी हो रही है। वो तुकबंदी 2 लोगों की, 4 लोगों की, फिर सामूहिक लुकाई की जब वो तुकबंदी हो रही है, तो उसमें से हमारा फोक निकलता है। हाँ, एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फोक जो है हर खित्ते का, हर एरिया का अलग अलग है। जैसे आप मध्य प्रदेश का, यूपी का या किसी और प्रांत का फोक सुनोगे, वो बड़ा मीठा मीठा है, वो ऐसे चलता है। मीठा तो हमारा भी है, लेकिन वो हाई स्केल का नहीं है, हमारा हाई स्केल का है। यही भी था कि भी ये पंजाब का जो ये संगीत है, चाहे वो भांगड़ा है या डांस गिद्दा है और या ये गायन है, ये सब इतना हाई स्केल, इतना जोशीला होता है, अग्रेसिव है। हाँ एग्रेसिव है। तो ये इसके पीछे भी कोई कारण जी है? जी जी जी, क्योंकि हमारी जो भूगोलिक स्थितियाँ रही हैं ना, जी, तो आप पुराने दौर में चला जाइए, जब सैकड़ों ही हमलावरों में सैकड़ों बार हमला हुआ भारत पे, तो मेन द्वार क्या है? पंजाब। तो उनका सबसे पहले टाकरा किससे होता है? पंजाबियों से। तो वो एक जो चीज़ है ना कि हमारा सुर ऊंचा है। दुल्ले ने अगर अपनी आवाज़ अकबर के दरबार तक पहुंचानी है, तो वो निचले स्केल में नहीं हो सकती। और वार हमारी परंपरा में, आपको एक बात और बताऊं कि वार जो है वो किसी भी म्यूज़िक ट्रेडिशन में नहीं है, किसी भी प्रांत में नहीं है, ये सिर्फ हमारे है। क्योंकि वार, अब जब वो वारी करते थे आके हमारे पे हमला करते थे, तो टाकरा भी करते थे हम, तो दोनों तरफ से वार हो गया, वो भी वार कर रहे हैं, ये भी वार हो रहा है, तो उसमें से एक वार चीज़ पैदा हुई जो हमारी ट्रेडिशन में है। गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में जो डूम मिरासी थे, भट्ट थे, जो गाने वाले थे, जो फौजों को इस चीज़ के लिए तैयार करते थे कि उनको खून को कैसे जोशीला बनाना है, उनके खून को गर्म कैसे करना है। आज भी अगर आप वार सुनेंगे तो आपके, ये लू कंडे बोलते हैं पंजाबी में, ये खड़े हो जाएंगे आपके जी। तो ये हमारी ट्रेडिशन में है। तो हमारी ट्रेडिशंस बहुत अच्छी रही हैं। जैसे गुरबाणी कीर्तन की हम बात करते हैं, आपको पता है ये कुछ चीज़ें क्लासिकल से भी आई होंगी, लेकिन क्लासिकल से हट के जो हमारे गुरुओं ने इसके लिए काम किया है, बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ जो और कहीं मिलती नहीं आपको। एक पड़ताल है, पड़ताल मतलब कि राग एक है, उसकी स्थाई जो है वो किसी और ताल में, उसका फर्स्ट अंतरा किसी और ताल में, सेकंड अंतरा किसी और ताल में, तो पड़ताल जिसमें कई तालें, राग एक है, ताले कई हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तो ये हमारे गुरुओं की परंपरा रही है कि उन्होंने म्यूज़िक को बहुत कुछ नया दिया है। तो ये संगीत हो गया, तो लोक संगीत हो गया। हम क्या बात कर रहे थे? लोक संगीत की, टप्पे, छल्ले, हाँ, इनके बारे में हमें बताया कि लोक संगीत में और क्या क्या आता है, कि जैसे कि फोक सिंगिंग के बारे में आपने बताया कि फोक सिंगिंग में हीर आते हैं और किस्सा का सारा फोक में आ गया। हाँ जी, किस्सा जो सामूहिक लुकाई से निकले हुए गीत हैं, मिर्ज़ा है, हाँ ये अपना छल्ला है, जग्गा है, ये जो अच्छा कुछ महानायक हुए हैं हमारे। देखिए जैसे दुल्ला है, दुल्ले की आपको बारे मिल जाएंगे। दुल्ला एक छोटी सी पिंडी का एक छोटा सा राजपूत, और टक्कर किसके साथ ली? अकबर के साथ। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो ये कुछ लोग हमारे महानायक हैं, इसीलिए इनकी वारें गाई जाती हैं, चाहे वो दुल्ला है, चाहे वो ऊधम सिंह है, चाहे वो भगत सिंह है, चाहे वो करतार सराबा है, जितने भी हमारे महानायक हुए हैं तो उनकी वारें गाई जाती हैं। तो ये परंपरा भी हमारी रही है। तो टप्पे, चलिए मैं आपको कुछ टप्पे सुनाता हूँ। टप्पों पे बात तो हो गई है ना। वो पानी छन्ने विचों का पीता ढोलना, वे पानी छन्ने विचों का पीता, वो तेरे विचों
रब दिसिया वे तेरे विचों रब दिसिया वे तेनू सजदा मैं तां कीता चन वे तेनू सजदा मैं तां कीता। एक बहुत पुराना टप्पा है, देखिए। कोई उठा ते दाज आया, पहले जो दाज है उठा ते आउंदा सीगा, बग्गियां च आउंदा सीगा, घोड़ियां ते आउंदा सीगा। कोई उठा ते दाज आया चन वे उठा ते दाज आया होई जुड़ी दुनिया नू उजड़ी दुनिया नू वे ढोला करन आबाद आया चन ढोला करन आबाद आया। ऐसे हमारे टप्पे गाए जाते थे खुले। बहुत खूबसूरत से टप्पे हमें और सुनाइए आप। अच्छा चलिए। वो तंदूरी ताई होइए ढोलना वो तंदूरी ताई होइए ढोलना वे तंदूरी ताई होइए वो बालन हड्डियां दा बालन हड्डियां दा वो रोटी इश्के दी लाई होई वे रोटी इश्के दी लाई होई वो दरिया दा पानी ढोलना वो दरिया दा पानी चन वे दरिया दा पानी वो सज्जना तो वार दिया वे सज्जना तो वार दिया वो जिंदे उज भी तो जानी ढोलना वे जिंदे उज भी तो जानी। जी बहुत जिंदू उंज भी तो जानी है सजना तो वार दिया जिंदू उंज भी तो जानी है जी। बहुत खूबसूरत सर। एक आपका टप्पा भी आपने जो सुनाया कि तंदूर ताई हुई है हाँ। इश्के दी रोटी लाई हुई है बालन हड्डियां दा बालन रोटी हड्डियां इश्के दी दा लाई रोटी इश्के दी लाई हुई है। बहुत खूबसूरत ये है फोक ये है फोक। वाकई बहुत खूबसूरत संगीत है हमारी संस्कृति का जी। जो आज शायद बच्चे इस चीज़ से शायद थोड़ा सा दूर हो गए हैं कि अगर हम देखें उनको इस चीज़ की इतनी जानकारी नहीं है। शायद टप्पे अब आजकल की जनरेशन पंजाब की शायद जानती होगी बट और अगर हम आसपास की बात करें तो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो गाए भी नहीं जा रहे हैं नहीं कम ही गाए जा रहे हैं। तो सर छल्ला भी है एक पंजाब के संगीत का अहम हिस्सा तो उसके बारे में भी हमें बताएं और सुनाएं सर। चलिए छल्ले की एक बैकग्राउंड नेट पे पड़ी है वो बड़ी अच्छी एक मलाह की स्टोरी है लेकिन ये लोकगीत बना तो ये मैं अपना गुरु मानता हूँ जनाब शौकत अली खान साहब लाहौर वाले वो उनका छल्ला ही मुझे पसंद है। उसके बाद बहुत नकल हुई हमने भी गाया उधर भी गाया इधर भी गाया लेकिन जो ओरिजिनलिटी जो ट्रेडिशन उसमें है तो वो मुझे प्यारी लगती है। वो छल्ला है क्या सर बेसिकली मतलब इसकी एक पूरी स्टोरी है वो स्टोरी आपको नेट पे मिल जाएगी। वो एक लंबी स्टोरी है एक मल्लाह और उसके बेटे की स्टोरी है। हाँ वो एक लंबा हो जाएगा स्टोरी लंबी है। वो हमारे दर्शक जरूर इस चीज़ को ढूंढेंगे मल्लाह और उसके बेटे की छल्ले के पीछे एक मल्लाह और उनके बेटे की कहानी है जो कि किस्से के रूप में गायन के रूप में फोक सिंगिंग के रूप में पूरे पंजाब भर में प्रसिद्ध है। तो आइए सुनते हैं हम छल्ला।
हो जावो नी कोई मोड़ लिया नी मेरे नाल गया अज बढ़ के हो अल्लाह करे ते आ जावे सोना मैं देवा जान कदमा विच धर के ओ छल्ला बेरी ओए बूरे वे वतन माईदा दूरे वतन माईदा दूरे वतन माईदा दूरे वतन माईदा दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया ओ ढोला साड़ के कीता बोला ओ छल्ला कालियां मरजां वे छल्ला कालियां मरजां वे छल्ला कालियां। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि उस तरफ कैसे गाते हैं इसको, हल्का सा सुरों का हेर फेर। वो छल्ला कालियां मरचां वे छल्ला कालियां मरचां वे छल्ला कालियां, ये इधर वाला स्टाइल है। वो क्या बोलते हैं इसको, कैसे गाते हैं? वो छल्ला कालियां मरचां वे छल्ला कालियां मरचां छल्ला कालियां मरचां सिवे तेरे वो चढ़ सावे सिवे तेरे चढ़ सावे मौरा पी के मर सावे छल्ला चीची हो पाया तिया थन ने पराया। ओ छल्ला खूते धरिए छल्ला खूते धरिए वे छल्ला खूते धरिए गल्ला मूते ओ करिए वे गल्ला मूते करिए सच्चे रब तो डरिए वे गल्ला मूते करिए वे सच्चे रब तो डरिए वे गल सुन छलिया हो कावा मावा ठंडियां छावा। ये हमारा छल्ला है। हाँ सर, ऐसा लगता है कि बस आप गाना तो बंद ही ना करें और हमें सुनाते जाएं। ये है पंजाब के संगीत की खासियत। चाहे वो हारमोनियम पे बज रहा हो, तुम्बे पे बज रहा हो, तुम्बी पे बज रहा हो या किसी और साज पे बज रहा हो, आपको झूमने पे मजबूर कर देता है। तो अभी हमने छल्ला सुना और टप्पे सुने, तो बात करते हैं कि सर को अपना कौन सा गाना अच्छा लगता है? देखो जी, मुझे फोक या सूफ़ी, बस ये दोनों चीज़ें मैं सुनता हूँ। चाहे वो सुनने की बात है, चाहे वो गाने की बात है। शुरू से ही मैंने थोड़ा सा अच्छा ही सुना है। मैं इस चक्कर में पड़ी नहीं कि मुझे यार गाना, अभी भी कोई बोल देता है कि यार ये गाना तो रिकॉर्ड करा दे, ये तो बहुत अच्छा है। अब इनके सामने फीके लगते हैं सारे, बिल्कुल फीके। आप क्या गाओगे ये चार लाइनें? आप क्या लिखेगा कोई, मतलब ये चार लाइनें? बिल्कुल सही बात की। इस तरीके से तो कोई लिख ही नहीं सकता, मतलब। हाँ, तो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी कभी। ये तो ये हमारा खजाना है जी। ये तो खत्म ही नहीं होगा, हम इसको सारी उम्र गाएंगे। इसे गाया जाए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए, ये भी हमारी ही ड्यूटी है, एक तरीके से हमारा कर्तव्य बनता है। तो इनमें से आपका फेवरेट क्या है सर, वो सुनाए हमें। इसमें टप्पे हो गए, हीर हो गई, और जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श हुए हैं जी। हमारे इधर पता नहीं क्या चक्कर है, कल भी मैं यहाँ बुक सेंटर में गया कि मियाँ मोहम्मद की कोई किताब हो, वो जानते ही नहीं है वो कि नहीं जी। मैंने कहा कहीं से मंगवा दो, लिखवा देता हूँ। नहीं सर, इसके बारे में सुना ही नहीं है, तो किसको बोलेंगे, क्या करोगे। तो ये जो लैंदा पंजाब है, वहाँ पे काफ़ी मशहूर हैं। और इनके भी टप्पे ही हैं। हाँ, इनके भी टप्पे ही हैं। मैं आपको थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम सुनना चाहेंगे सर, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले, अगर ये चीज़ अब अवेलेबल नहीं है, उनकी किताब इस बारे में कोई जानकारी नहीं, तो जी। देखिए, ये मुझे सबसे खूबसूरत लगते हैं जी।
ज़बरदस्त। एक बार आप फिर से इनका सर नाम बताइए। मियाँ मोहम्मद मियाँ मोहम्मद बख्श। मियाँ मोहम्मद बख्श जी के टप्पे। तो इनके टप्पे जो हैं है भैरवी में ही है, राग सेम है जी तो, लेकिन गाने का लहजा जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। आवल आवल हमद सदा इलाही, आवल हमद सदा इलाही, जो मालिक दर हर दा उस दा नाम चितारन वाला, वो किसे मैदान नहीं हर दा उस दा नाम चितारन वाला, किसे मैदान नहीं हर दा। रहमत दा रहमत दा दरिया इलाही, रहमत दा दरिया इलाही, हरदम वगदा रहिंदा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, हुक्म बन जाए मेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, हुक्म बन जावे मेरा। वो सोहनी सूरत दे आशिक होना, सोहनी सूरत ते आशिक होना, कादी ए वड्याई, आशिक बन तू उस सोने दा, आशिक बन तू उस सोने दा, ओ जिस शक्ल बनाई, आशिक बन तू उस सोने दा, जिस शक्ल बनाई। हो बाप मरे बाप मरे सिर नंगा होवे, ते वीर मरन कंड खाली, मावा बाज मोहम्मद बख्श